वेलकम टू नॉवल की दुनिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। 21 अंधेरे के देवता। रुद्र उस जगह से जाने के लिए तैयार था, पर तभी गेट खुलता है और अंदर से आवाज आती है, जानवी इसे आने दो। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि यशवंत की थी। जानवी ने अपने सर को झुकाते हुए कहा, ठीक है मास्टर। इससे पहले जानवी रुद्र से कुछ कह पाती तभी रुद्र अंदर जाने लगता है। जानवी भी रुद्र को छोड़ने के लिए अंदर आने लगती है, पर रुद्र जानवी को अपने साथ आने से रोक देता है। जैसे ही रुद्र अंदर जाता है, जानवी को रुद्र के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जानवी ने अपने पैर पटकते हुए कहा, ये लड़का अपने आप को क्या समझता है, बस इसे 5वें स्तर की फॉर्मेशन बनानी आती है, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी खूबी नहीं है, फिर भी मास्टर इसे इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं। सार्थक शांत किस्म का लड़का था और वह हर फैसला शांति से लेता था। सार्थक ने जानवी को समझाते हुए कहा, कुछ भी हो तुम इस बात को नकार नहीं सकती हो। रुद्र को 5वें स्तर की फॉर्मेशन बनानी आती है और इस दुनिया के अंदर 5वें स्तर के फॉर्मेशन मास्टर की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। रुद्र सीधा चलता हुआ एक हाल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई थी और सामने वाली कुर्सी पर यशवंत बैठा हुआ था। यशवंत के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और वह रुद्र को घूर कर देख रहा था। यशवंत बोला, छोटे भाई रुद्र, तुम्हें मुझसे क्या बात बतानी है जो तुमसे रुका भी नहीं जा रहा। यशवंत ने अपनी आवाज को भारी करते हुए आगे कहा, और हाँ, अगर तुमने आज बकवास की तो आज तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। यशवंत की बात सुनकर रुद्र ने अपने आप से कहा, आज इन्हें क्या हो गया, आज से पहले तो इन्होंने मुझसे इस तरह बात नहीं की। रुद्र ने इस बात को अनदेखा करते हुए यशवंत से कहा, देखिए, आज मैं यहाँ पर आपको एक खबर देने के लिए आया था। बहुत जल्द मेहरा परिवार के मास्टर राजेश आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। क्या आपको ये बात बकवास लगती है? रुद्र की बात सुनकर यशवंत शांत था। तभी यशवंत के पीछे बैठे एक गुप्त आदमी ने यशवंत से धीमी आवाज में कहा, अगर ये बात सच है तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। असल में उस जगह पर जसवंत के अलावा 2 और आदमी मौजूद थे जो यशवंत के पीछे वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे, पर वे दोनों आदमी अंधेरे में बैठे हुए थे, जिस वजह से रुद्र को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर जब उस आदमी ने यशवंत से धीमी आवाज में बात की थी, उस वक्त शांत वातावरण में रुद्र को हलचल महसूस हुई थी, जिस वजह से उसे उन दोनों आदमी की एनर्जी महसूस हुई थी। और जैसे ही रुद्र उन दोनों आदमी की एनर्जी महसूस करता है, वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रुद्र इतना ज्यादा घबरा गया था, उसके कदम अपने आप ही पीछे होने लगे थे, यहाँ तक कि रुद्र का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। रुद्र का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था और वह लंबी लंबी सांस ले रहा था। रुद्र ने अपने पिछले जन्म में बहुत ताकतवर लोगों का सामना किया था, पर इस वक्त वह जिस शरीर में था वह शरीर बहुत ज्यादा कमजोर था और रुद्र को सब कुछ शुरुआत से शुरू करना पड़ रहा था। रुद्र किसी भी ताकतवर आदमी के सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि अगर उसने गलती से भी उन लोगों को गुस्सा दिला दिया तो उन्हें रुद्र को मिटाने में कुछ ही चंद सेकंड का समय लगेगा। इस वक्त रुद्र ने जिन दोनों आदमी की एनर्जी महसूस की थी, उनका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। उनके होने का एहसास होते ही रुद्र का दम घुटने लगा था। अपने सालों के अनुभव से रुद्र इतना तो बता सकता था, अभी अभी उसने जिन 2 आदमी की एनर्जी महसूस की है वे लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनके आगे रुद्र की औकात कुछ भी नहीं है। रुद्र अपने आप को संभालता है और सामने देखने लगता है, पर अभी भी रुद्र की हालत खराब थी, उसके सर से लगातार पसीना बह रहा था। तभी एक मसाल जलती है और रुद्र को उन दोनों आदमियों का चेहरा दिखने लगता है। उनमें से एक आदमी का शरीर किसी पहलवान की तरह हट्टा कट्टा था और उसका रंग थोड़ा सांवला था, और दूसरा आदमी थोड़ा पतला था जिसने ढीले कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, पर वो किसी लकड़ी की तरह सख्त था। वे दोनों ही बूढ़े थे, पर रुद्र उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लग सकता था। हो सकता था रुद्र के सामने बैठे बूढ़े आदमी की उम्र 400 साल से भी पार हो गई हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में जो जितना ज्यादा ताकतवर होता है उसकी उम्र भी उतनी ही ज्यादा होती है। उनमें से सांवले आदमी का नाम ओमवीर कौशिक था और दूसरे वाले का नाम गौतम कौशिक था। रुद्र ने अपने आप से कहा, ये दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक है, मास्टर यशवंत भी इनमें से किसी एक के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। मुझे नहीं लगा था कौशिक परिवार के अंदर इतने ज्यादा ताकतवर लोग हैं। मैंने राजसी परिवार को कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया। उन दोनों मास्टर को देखने के बाद रुद्र सबसे पहले उन्हें नमस्कार करता है और उनके बोलने का इंतजार करने लगता है। तभी गौतम कौशिक बोला, क्या तुम ही वो लड़के हो जो 5वें स्तर की फॉर्मेशन बना सकता है और तुम्हें यशवंत हमारे परिवार में लाना चाहता है? अब तक रुद्र ने अपने आप को पूरा शांत कर लिया था और उसकी धड़कन भी नॉर्मल हो गई थी। रुद्र ने पोलाइटली कहा, जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी स्किल आपके सामने कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर तुम 5वें स्तर की फॉर्मेशन बना सकते हो तो तुम हमारी इज्जत के हकदार हो, और अगर तुम हमारे परिवार में आने के लिए मान जाते हो तो हम तुम्हें और भी ज्यादा इज्जत देंगे, और इस पूरे महाद्वीप पर कोई भी ऐसे नहीं होगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा।
रुद्र को इतनी इज्जत से बात करते हुए देखकर यशवंत बहुत ज्यादा हैरान था। यशवंत ने अपने आप से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये लड़का इतनी जल्दी बदल गया। कुछ दिनों पहले तो ये मुझसे पूरी अकड़ के साथ बात करता था और अब इनके सामने ये पूरा बदल गया। तभी ओमवीर ने रुद्र से कहा, मुझे तो यशवंत ने बताया था तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो और किसी के साथ भी अच्छे से बर्ताव नहीं करते हो, फिर तुम्हें आज क्या हो गया? तुम हमें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? यशवंत ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, छोटे भाई रुद्र, मुझे नहीं लगा था तुम बदल भी सकते हो, तुम तो किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करते थे। जिस पर रुद्र ने कहा, बड़े भाई यशवंत, आप मुझे अच्छे से समझते हो, आपके साथ मैं बहुत बार मिल चुका हूं, इसलिए मैं आपके साथ अपने परिवार की तरह बात करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं आपको कुछ कह भी दूंगा तो आप उसे अनदेखा कर देंगे, पर मैं किसी पागल मास्टर के साथ बदतमीजी से बात करके अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूं। रुद्र की बात सुनने के बाद गौतम ने अपने आप से कहा, ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा चालाक है, इसने हमारी बातों बातों में बेइज्जती भी कर दी। तभी ओमवीर हंसने लगता है। ओमवीर ने हंसते हुए कहा, ये लड़का मुझे पसंद आया। गौतम ने भी रुद्र से कहा, हमें नहीं पता था तुम इतनी अच्छी बातें करते हो, अगर पता होता तो हम खुद तुम्हें गेट तक लेने आते। रुद्र बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इस वक्त रुद्र के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाई दे रहा था। उन दोनों मास्टर की बात सुनने के बाद रुद्र ने अपने आप से कहा, ये दोनों बुद्ध अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझ रहे हैं, एक बार मेरा काम होने दो, फिर मैं इन्हें बताऊंगा महान कौन है। गौतम ने सीरियस होते हुए रुद्र से पूछा, तुम कह रहे थे बहुत जल्द हमारे ऊपर हमला होने वाला है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जिस पर रुद्र बोला, 12 या 13 दिन पहले मैंने मास्टर राजेश के ऊपर नजर रखी थी, वे उस वक्त कुमार परिवार में रुके थे, पर फिर मुझे कुछ काम आ गया जिस वजह से मैं मास्टर राजेश के ऊपर नजर नहीं रख पाया, पर मुझे इतना पता है बहुत जल्द वे आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। रुद्र की बात सुनकर यशवंत को राजेश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और गुस्सा भी क्यों ना आए, राजेश की वजह से यशवंत की एक आंख जो गई थी। यशवंत ने अपनी कुर्सी पर हाथ मारते हुए कहा, उन्हें आने दो, वो जितने ज्यादा आदमी लेकर आएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मरेंगे। यशवंत को गुस्से में देखकर गौतम यशवंत को शांत करता है और रुद्र से पूछता है, तुम्हें ये सब जानकारी कैसे पता चली? रुद्र ने तुरंत कहा, मेरे पास खबर पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। यशवंत बोला, ये सही बोल रहा है, इस बात का मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, इसकी खबर झूठी नहीं होगी। पिछली बार इसने हमें मास्टर राजेश के बारे में बताया था और जब हमने अपने जासूस को भेजकर पता लगाया ये खबर बिल्कुल सही थी। पता नहीं इसके पास कौन से तरीके हैं जो आसानी से किसी के भी बारे में पता लगा लेता है। यशवंत की पूरी बात सुनने के बाद गौतम बोला, लड़के तुमने तो हमें बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है, अब तुम हमें अपने मास्टर के बारे में बताओ, कौन है वो जिसने तुम्हें 5वें स्तर की फॉर्मेशन बनानी सिखाई है? गौतम की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मुझे लगा ही था ये मुझे यही सवाल करेगा, अब मुझे किसी मास्टर का नाम इसे बताना ही होगा। इतना सोचने के बाद रुद्र ने गौतम से कहा, मेरे मास्टर को सभी लोग अंधेरे के देवता नाम से जानते हैं। रुद्र की बात सुनकर वे तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्होंने आज से पहले इस उपाधि वाले शख्स के बारे में कभी नहीं सुना था, पर उन्हें ये उपाधि बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही थी। गौतम ने कहा, लगता है तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, तभी तो उन्होंने तुम्हें इतनी छोटी उम्र में 5वें स्तर की फॉर्मेशन बनानी सिखा दी। उन तीनों को बेवकूफ बनते हुए देखकर रुद्र ने अपने आप से कहा, इन्हें तो बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान था, मैंने ऐसे ही कुछ भी कह दिया और इन्होंने मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। रुद्र ने यशवंत से पूछा, बड़े भाई क्या आप मुझे घाव भरने वाली दवाइयां दे सकते हैं, मुझे उनकी जरूरत है। रुद्र की बात सुनकर यशवंत ने अपनी स्पेस रिंग में से एक डब्बा निकालता है जो हाथ जितना छोटा था। उस डब्बे को यशवंत ने रुद्र की तरफ लाते हुए कहा, लगता है तुम्हारे परिवार में कोई बहुत ज्यादा घायल है। रुद्र उस डब्बे को पकड़ लेता है और उन तीनों मास्टर को नमस्कार करते हुए कहता है, ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। रुद्र की बात सुनकर यशवंत को गुस्सा आ जाता है। यशवंत ने गुस्से में कहा, इसका मतलब तुम यहाँ पर इन दवाइयाँ को लेने के लिए आए थे? आज तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, पर आज के बाद तुमने इतनी छोटी बात के लिए हमारी सभा को खराब किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्र उस जगह से जाने लगता है, पर उसने जाते जाते उन सभी से कहा, बड़े भाई आप इतना गुस्सा मत होइए, चलो मैं आपको एक बढ़िया खबर देता हूँ, मास्टर राजेश आपके ऊपर 3 दिन बाद हमला करेगा, इसलिए अपने आप से कहा, इन्हें तो बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान था, मैंने ऐसे ही कुछ भी कह दिया और इन्होंने मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। रुद्र ने यशवंत से पूछा, बड़े भाई क्या आप मुझे घाव भरने वाली दवाइयां दे सकते हैं, मुझे उनकी जरूरत है।
रुद्र की बात सुनकर यशवंत ने अपनी स्पेस रिंग में से एक डब्बा निकालता है जो हाथ जितना छोटा था। उस डब्बे को यशवंत ने रुद्र की तरफ लाते हुए कहा, लगता है तुम्हारे परिवार में कोई बहुत ज्यादा घायल है। रुद्र उस डब्बे को पकड़ लेता है और उन तीनों मास्टर को नमस्कार करते हुए कहता है, ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। रुद्र की बात सुनकर यशवंत को गुस्सा आ जाता है। यशवंत ने गुस्से में कहा, इसका मतलब तुम यहाँ पर इन दवाइयाँ को लेने के लिए आए थे। आज तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, पर आज के बाद तुमने इतनी छोटी बात के लिए हमारी सभा को खराब किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सभी लोगों को तैयार कर लो। इतना कहने के बाद रुद्र उस जगह से चला जाता है। 22 सुनहरी आंख। रुद्र कौशिक परिवार की इमारत से चला जाता है। जहां जैसे ही रुद्र उस जगह से जाता है, गौतम ने यशवंत और ओमवीर से कहा, मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा चालाक लगता है। क्या तुमने ध्यान दिया? पहले उसने हमारे दिमाग को पढ़ा और फिर हमारे साथ बात की। मुझे तो लगता है इस लड़के का मास्टर इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। यशवंत मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इसके साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। हम इसको गुस्सा नहीं दिला सकते। इमारत से आने के बाद रुद्र वापस घर चला गया था। रुद्र को हाल में कनिका दिखाई देती है। रुद्र उसके पास जाता है और उससे मास्टर जसवीर के कमरे का रास्ता पूछता है, जहां कनिका खुद रुद्र को मास्टर जसवीर के कमरे में ले जाने के लिए तैयार हो गई थी। जैसे ही रुद्र और कनिका मास्टर जसवीर के कमरे में जाते हैं, उन्हें वहां पर अवनी पहले से ही मास्टर जसवीर के साथ दिखाई देती है। जहां मास्टर जसवीर आराम कर रहे थे, रुद्र अवनी के पास जाता है और अपनी स्पेस रिंग में से वह डिब्बा निकालकर दे देता है जो उसने मास्टर यशवंत से लिया था। रुद्र बोला, इसके अंदर कुछ घाव भरने वाली दवाएं हैं जो मास्टर जसवीर के घाव को भर देंगी। इतना कहने के बाद रुद्र उस जगह से चला जाता है जहां अवनी उन दवाइयों का नाम सुनकर हैरान हो गई थी। अवनी ने उन दवाइयों के बारे में बताते हुए कहा, ये घाव भरने वाली दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी आती है। इनमें से एक गोली 60,000 स्पिरिचुअल स्टोन की आती है और हमें 60,000 स्पिरिचुअल स्टोन कमाने में 5 महीने का वक्त लग जाता है और इस डाबी के अंदर 6 गोलियां पड़ी है। कनिका ने भी अवनी की बात सुन ली थी। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कौशिक परिवार को हमें 45 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देने हैं और रुद्र जरूर ये दवाइयां कौशिक परिवार से लाया होगा। इतना कहने के बाद कनिका भी उस जगह से चली जाती है जहां अवनी हैरान खड़ी कनिका को जाते हुए देख रही थी। अवनी ने अपने आप से कहा, इनके पास इतने स्पिरिचुअल स्टोन कहां से आ गए? जब हमने इनके परिवार के ऊपर हमला किया था उस वक्त हमने इनके अधिकतर स्पिरिचुअल स्टोन लूट लिए थे, फिर ये इतने स्पिरिचुअल स्टोन कहां से लाए? मुझे अब समझ में आया कौशिक परिवार उनकी रक्षा क्यों करता है, क्योंकि कौशिक परिवार को इनके 45 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देने हैं। इधर जब विवेक को पता चला था कि अवनी अपने पिता के साथ सोम पर्वत से भाग गई है, तो वह इस खबर को देने के लिए मास्टर राजेश के पास चला गया था, जहां मास्टर राजेश अग्रवाल परिवार में रुके हुए थे। सोम पर्वत से अग्रवाल परिवार की दूरी बहुत ज्यादा थी, जहां अपनी पूरी स्पीड के साथ भी विवेक को अग्रवाल परिवार में जाने के लिए 6 दिन का समय लगा था और आज विवेक अग्रवाल परिवार में पहुंच गया था। विवेक सीधा मास्टर राजेश के पास जाता है, जहां मास्टर राजेश अपने 3 साथियों के साथ एक हॉल के अंदर बैठे हुए थे। विवेक उनके सामने जाते ही सबसे पहले सभी मास्टर को नमस्कार करता है, जहां मास्टर राजेश ने विवेक को देखकर कहा, तुम 12 साल से सोम पर्वत पर रहकर मेहरा परिवार के लिए जासूसी कर रहे हो, फिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना पड़ा? विवेक ने थोड़े डरते हुए कहा, मास्टर एक गड़बड़ हो गई है, अवनी अपने पिता के साथ सोम पर्वत से भाग गई। जैसे ही विवेक की बात पूरी होती है, मास्टर राजेश के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। मास्टर राजेश अपनी एनर्जी को किसी लेजर की तरह इस्तेमाल करके विवेक के चेहरे पर एक कट लगा देते हैं। मास्टर राजेश ने गुस्से में कहा, हमने इस दिन का पूरे 10 साल से इंतजार किया और तुम्हारी इस छोटी गलती की वजह से हम अपनी योजना खराब होते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, आगे से ऐसी गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मास्टर राजेश की बात सुनकर विवेक अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और मास्टर राजेश से माफी मांगने लगता है, जहां मास्टर राजेश बोले, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। अब जबकि अवनी भाग गई है, वो तो वर्मा परिवार के ऊपर हमला करने से गई, अब इस काम को तुम करोगे। वर्मा परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मास्टर राजेश की बात सुनकर विवेक उस जगह से जाने लगता है जहां मास्टर राजेश ने विवेक को जाते हुए कहा, और हाँ, उस वर्मा परिवार के सलाहकार को तरफा कर मारना। मैं जानता हूँ राज को कौशिक परिवार वालों ने नहीं बल्कि उस रुद्र ने मारा है। राज हमारी डार्क फील्ड का स्टूडेंट था और सभी लोग जानते हैं डार्क फील्ड हमारे मेहरा परिवार के अंदर आती है, फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी डार्क फील्ड के साथ पंगा लेने की? मास्टर राजेश की बात सुनकर विवेक ने मास्टर राजेश से विदा लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी बात याद रखूंगा। राज मेरे भाई जैसा था और मैं उसका बदला जरूर लूंगा। इतना कहने के बाद विवेक सारी तैयारी करने के लिए चला जाता है। इधर रुद्र अपने सारे काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में चला गया था और दूसरे सितारे के 6ठे स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था।
हर सितारे में 9 स्तर होते हैं और छठा सितारा आखिरी होता है। जैसे जैसे मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बढ़ती जाती है उसे अगले स्तर पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट पहले सितारे के दूसरे स्तर पर पहुंचने में 1 महीने का समय लगाता है तो उस तीसरे स्तर पर पहुंचने में 2 महीने का समय लगेगा। ये बात हर मार्शल आर्टिस्ट पर लागू नहीं होती है। अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट का टैलेंट दूसरे वाले मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा है तो उसे तीसरे स्तर पर पहुंचने में 2 महीने से कम समय लगेगा। आसपास पता करने के बाद रुद्र को पता चला था इस दुनिया के अंदर आज तक कोई भी छठे सितारे से आगे नहीं गया है और सभी लोगों का मानना है छठे सितारे से आगे जाना नामुमकिन है। पर रुद्र अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह 16 साल की उम्र में ही छठे सितारे से आगे पहुंच गया था। रुद्र को ऐसी बहुत सारी मार्शल आर्ट याद थी जिसकी मदद से वह बहुत जल्दी अपनी ताकत को बढ़ा सकता था। पर रुद्र का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर था जिस वजह से वह उन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए रुद्र ने सोच लिया था सबसे पहले वह अपने शरीर को मजबूत बनाएगा और फिर उन मार्शल आर्ट का अभ्यास करेगा। फिलहाल के लिए रुद्र नॉर्मल तरीके से ही अपनी ताकत को बढ़ा सकता था। उसके लिए उस वातावरण में मौजूद एनर्जी को अपने शरीर के अंदर समाहित करना होगा। रुद्र 3 दिन तक लगातार दूसरे सितारे के छठे स्तर पर पहुंचने की कोशिश करता है पर वह ऐसा नहीं कर पाता। बहुत से मार्शल आर्टिस्ट को एक स्तर पार करने में भी सालों का वक्त लग जाता है पर रुद्र के पास इतना ज्यादा समय नहीं था। कभी भी मास्टर राजेश उनके परिवार के ऊपर हमला कर सकता था और रुद्र को अपना परिवार बचाना था। जब 3 दिन बाद भी रुद्र छठे स्तर पर नहीं पहुंच पाता तो वह ध्यान से उठकर बैठ जाता है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मुझे बहुत जल्द दूसरे सितारे के सभी 9 स्तर पार करके तीसरे सितारे पर पहुंचना होगा। वो बुढ़ा कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। रुद्र अपने इविल सोल को बाहर भेजने के बारे में भी सोचता है क्योंकि रुद्र का इविल सोल किसी के भी शरीर में जाकर उनकी शुद्ध एनर्जी को चुरा सकता था जिसकी मदद से रुद्र बहुत जल्दी अगले सितारे पर पहुंच सकता था। पर रुद्र ऐसा नहीं करता क्योंकि बाहर बहुत ताकतवर लोग घूम रहे थे जो रुद्र की इविल सोल को चुटकी बजाकर खत्म कर सकते थे और रुद्र की जान उसकी इविल सोल के साथ जुड़ी हुई थी। यानी अगर रुद्र के इविल सोल को किसी ने खत्म कर दिया तो रुद्र भी तुरंत मारा जाएगा। इसलिए वह अपने इविल सोल को बाहर नहीं भेज रहा था। अभी रुद्र अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में ही सोच रहा था तभी उसे बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है जैसे कि कोई लड़ने के लिए तैयार हो रहा हो। उस एनर्जी को महसूस करके रुद्र घर से बाहर जाता है जहां उसे यशवंत दिखाई देता है जो उससे 10 मीटर ऊपर हवा में उड़ रहा था। इस वक्त यशवंत को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आसमान में नहीं उड़ रहा हो बल्कि जमीन पर खड़ा हो। यशवंत के सामने राजेश भी हवा में उड़ रहा था और उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। यशवंत गुस्से में बोला, आखिरकार तू यहाँ पर लड़ने के लिए आ ही गया। मुझे तो यहाँ पर आना ही था। तेरे स्टूडेंट ने मेरे स्टूडेंट को जो मारा था इसलिए आज मैं यहाँ पर इंसाफ करने के लिए आया हूँ। राजेश को देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह अपने स्टूडेंट का बदला लेने के लिए आया हो। सभी लोग जानते थे राजेश कितना ज्यादा कमीना है, उसे एक स्टूडेंट की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजेश की बात सुनकर यशवंत ने गुस्से में कहा, तू किस इंसाफ की बात कर रहा है? क्या तू भूल गया जब तूने आयरन सिटी में मेरे लिए जाल बिछाया था और मेरी सुनहरी आंख चुरा ली थी? जैसे ही रुद्र सुनहरी आंख के बारे में सुनता है वह थोड़ा हैरान हो जाता है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैंने इस आंख के बारे में सुना है, यह आंख किसी शैतानी सम्राट की है। वह सम्राट सभी शैतानी मार्शल आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर था। कहा जाता है अगर वह एक बार किसी को घूर कर भी देख लेता था तो वह तुरंत मारा जाता था। मुझे नहीं लगा था इस तरह की चीज भी इस जमीन पर होगी। अगर यह बात सच है तो मुझे वह सुनहरी आंख चाहिए। जब कोई आदमी मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखता है तो उसे शैतानी मार्शल आर्ट और सामान्य मार्शल आर्ट में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। सामान्य मार्शल आर्ट में सभी लोग अपनी ताकत को सामान्य तरीके से बढ़ाते हैं पर जो कोई भी शैतानी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है वह अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए उसे कितना भी निर्दय क्यों ना बनना पड़े। शैतानी मार्शल आर्टिस्ट कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ते, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी ताकत को बढ़ाना। रुद्र भी अपने पिछले जन्म में शैतानी मार्शल आर्टिस्ट था और उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्रूर से क्रूर तरीके को अपनाया था और रुद्र के शरीर में आने के बाद भी रुद्र शैतानी मार्शल आर्ट का ही अभ्यास कर रहा था। 23 शैतानी चील। वैसे तो रुद्र को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उसे वह सुनहरी आंख देखने को भी मिल पाएगी, पर अगर गलती से भी रुद्र को उस सुनहरी आंख के बारे में पता चल जाता है तो उसने पूरा मन बना लिया था कि वह उस सुनहरी आंख को अपने लिए हासिल करके रहेगा। बाहर से इतनी ज्यादा ताकतवर एनर्जी महसूस करके कनिका और अंगद भी बाहर आ गए थे, जिन्हें देखकर रुद्र ने उन दोनों से तुरंत कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, वापस अंदर चले जाओ। कोई भी साधारण आदमी बाहर खड़ा होकर उन दोनों की लड़ाई नहीं देख सकता था। अगर गलती से भी उनमें से किसी एक का अटैक कनिका या अंगद को लग गया तो उन दोनों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए रुद्र जितना जल्दी हो सके उन्हें घर वापस भेज देता है।
अगर देखा जाए ये बात बिल्कुल सही भी थी। कनिका और अंगद पहले सितारे के छठे स्तर पर थे, जहां राजेश और यशवंत राजसी परिवार के श्रेष्ठ थे, और राजसी परिवार का श्रेष्ठ होना कोई छोटी बात नहीं थी। राजसी परिवार का नौकर भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, और वे दोनों तो श्रेष्ठ थे जिनकी पोजीशन मुखिया के बाद बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर कनिका और अंगद जो अभी तक दूसरे सितारे पर भी नहीं पहुंचे थे, वे दोनों कैसे उन दोनों के हमले से बच सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर वे दोनों घर वापस चले गए थे, जहां उन दोनों को घर जाता हुआ देखकर रुद्र बेफिक्र हो गया था। अगर गलती से भी उन दोनों का अटैक वर्मा परिवार के घर पर लगता है तो रुद्र ने कुछ दिनों पहले जो तीसरे स्तर की फॉर्मेशन बनाई थी वह वर्मा परिवार के घर को बचा लेगी। यशवंत और राजेश हवा में उड़ रहे थे और एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। यशवंत बोला, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी सुनहरी आंख को धोखे से चुराया है और आज उसका बदला मैं तुझे मारकर लूंगा। यशवंत की बात सुनकर राजेश जोर जोर से हंसने लगता है। उसे यशवंत की बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो यशवंत को देखकर सीरियस भी नहीं था। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया, तू बहुत ज्यादा कमजोर था जिस वजह से तूने अपनी सुनहरी आंख को गवा दिया, और क्या तू मुझे बार बार मारने की बात कर रहा है? जब तेरे पास सुनहरी आंख थी उस वक्त तू बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर अब तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं तुझे बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। राजेश की बात सुनकर यशवंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी से एक फिनिक्स बना लेता है और उस फिनिक्स को लेकर राजेश के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। यशवंत बोला, तुझे मारने के लिए मेरा गुस्सा ही काफी है। राजेश यशवंत से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था और यशवंत धीरे धीरे राजेश के करीब पहुंच रहा था। यशवंत को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर भी राजेश के चेहरे पर डर का भाव बिल्कुल भी नहीं था। वह शांत खड़ा राजेश को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। जैसे ही यशवंत 5 मीटर की दूरी पर रह जाता है, राजेश अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी से बहुत सारी जंजीर बना लेता है और जंजीर से उस फिनिक्स को बांध लेता है। हर किसी के पास अलग अलग मार्शल आर्ट होती है। किसी के पास ऐसी मार्शल आर्ट होती है जिसकी मदद से वह चील, फिनिक्स, बाघ किसी भी जानवर को बना सकता है, और जिसके पास ऐसी मार्शल आर्ट होती है जो फिनिक्स और बाघ बना सकती है वे बहुत ज्यादा रेयर होती है, क्योंकि उनकी ताकत बाकी मार्शल आर्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। वहीं कुछ मार्शल आर्ट ऐसी होती है जिनकी मदद से जंजीर अपनी सुरक्षा करने के लिए, ताकतवर शील्ड या लड़ाई करने के लिए कोई हथियार आदि बना सकते हैं, और भी मार्शल आर्ट होती है जो प्रकृति के साथ जुड़ी होती है, जिनकी मदद से हम बिजली, वायु, जल आदि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और लड़ाई में उनका इस्तेमाल अपने दुश्मन के खिलाफ कर सकते हैं। यशवंत और राजेश दोनों ही राजसी परिवार के श्रेष्ठ थे और उनके पास अव्वल दर्जे की मार्शल आर्ट थी, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। यशवंत के फिनिक्स को अपनी कैद में करने के बाद राजेश बोला, क्या तू मुझे इन्हीं छोटे मोटे तरीके से मारना चाहता है? पर यशवंत इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और राजेश को देखकर हंसने लगता है। तभी राजेश की नजर ऊपर जाती है जहां गौतम और ओमवीर हवा में उड़ रहे थे। उन दोनों को देखकर राजेश सीरियस हो गया था। उसने एक पल उन दोनों को देखा और फिर यशवंत से कहा, अच्छा, तूने मुझे मारने के लिए इन दोनों से श्रेष्ठ को बुलाया है? राजेश की बात सुनकर यशवंत ने गौतम और ओमवीर से कहा, इसको मार डालो। पर तभी गौतम ने चिल्लाते हुए यशवंत से तुरंत कहा, यशवंत अपने पीछे देखो। राजेश अकेला नहीं आया था, वह अपने साथ कुछ साथियों को भी लेकर आया था। हालांकि वे लोग राजेश जितने ताकतवर नहीं थे, पर वे कुछ देर तक किसी एक श्रेष्ठ को रोक कर रख सकते थे। राजेश के सभी साथियों ने काले कपड़े से अपने पूरे शरीर को कवर कर रखा था, जिससे कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाए। गौतम की बात सुनकर यशवंत भी तुरंत सतर्क हो गया था और स्पेस रिंग में से अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया था। यशवंत ने उस तलवार के अंदर अपनी एनर्जी को फॉलो करते हुए कहा, इन लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, आप उस कमीने को मारने पर ध्यान दीजिए। राजेश के साथ जो साथी आए थे वह लोग यशवंत के हाथ में उस तलवार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उनमें से एक ने हैरानी में कहा, इसके पास तो तीसरे स्तर की तलवार है, हमें नहीं लगा था इसके पास ऐसा कोई हथियार होगा। अधिकतर लोगों के पास पहले या दूसरे स्तर की तलवार होती है और दूसरे स्तर की तलवार भी खरीदने में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन लग जाते हैं। अगर किसी के पास तीसरे स्तर की तलवार होती है तो उसकी ताकत पहले से कहीं गुना बढ़ जाती है। उस तलवार का इस्तेमाल करके वह अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को भी आसानी से मार सकता है, इसलिए वे लोग इतने ज्यादा हैरान हो गए थे। यशवंत को लड़ते हुए देखकर गौतम राजेश के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा था और वह कुछ ही सेकंड के अंदर उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था। तभी राजेश अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी उसके आसपास तेजी से फैलने लगी थी। इस वक्त राजेश अपनी डार्क लाल एनर्जी में पूरी तरह कवर हो गया था और गलती से गौतम भी राजेश की एनर्जी में आ गया था। गौतम तुरंत पीछे आता है, पर अब तक देर हो गई थी। राजेश की एनर्जी ने गौतम के शरीर को नुकसान पहुंचा दिया था। गौतम के कंधे पर एक गांव साफ साफ दिखने लगा था। ओमवीर,
गौतम को संभालने के लिए तुरंत उसके पास जाता है और उसे संभालता है, जहां गौतम की नज़र राजेश पर थी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इस वक्त राजेश देखने में किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसकी लाल रंग की एनर्जी राजेश के चारों तरफ घूम रही थी और उसकी शैतानी हंसी उसे देखने में और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। राजेश ने गौतम और ओमवीर को देखते हुए कहा, तुम सभी की योजना बहुत ज्यादा खतरनाक थी, पर मैं भी पूरी तैयारी करके आया हूँ। इस वक्त में तुम सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ओमवीर ने धीमी आवाज में गौतम से कहा, यह जरूर किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहा है। सभी लोग जानते हैं यह इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। धीरे धीरे राजेश की एनर्जी गायब होने लगती है और राजेश के कंधे पर एक चील दिखाई देती है। राजेश ने उस चील को सहलाते हुए गौतम और ओमवीर से कहा, तुम दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर हो। श्रेष्ठ गौतम और श्रेष्ठ ओमवीर, मुझे नहीं लगा था कौशिक परिवार से इतने ताकतवर श्रेष्ठ मुझे मारने के लिए आएंगे। रुद्र भी एक पेड़ के पीछे छुपकर उन सभी को देख रहा था और उसने राजेश के कंधे पर बैठी हुई चील को पहचान लिया था। इस वक्त राजेश के कंधे पर जो चील बैठी हुई थी उसे शैतानी चील कहते थे। उस शैतानी चील की खासियत किसी दूसरे आदमी की एनर्जी अपने अंदर समाहित करके अपने मास्टर को देने की थी, जिस वजह से उसके मास्टर की एनर्जी कभी खत्म नहीं होती थी। अगर किसी दूसरे आदमी की एनर्जी खत्म हो गई तो वह अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्शल आर्ट इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी आदमी की एनर्जी खत्म हो गई तो वह अपने दुश्मन पर हमला नहीं कर पाएगा। और इस वक्त राजेश को उस चील की खासियत बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। वह अपनी चील की मदद से उनकी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर ले सकता था, जिसकी वजह से गौतम और ओमवीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और उन्हें अपने शरीर के अंदर दोबारा से एनर्जी बढ़ाने के लिए वक्त लगेगा और तब तक राजेश उन दोनों को मार डालेगा। अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वह कुछ घंटे ध्यान लगाकर वातावरण में मौजूद एनर्जी को अपने शरीर में दोबारा से स्टोर कर सकता था। किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए उसकी एनर्जी बैटरी का काम करती है और जब बैटरी खत्म हो जाती है उसे रिस्टोर करने के लिए मार्शल आर्टिस्ट को कुछ घंटे ध्यान लगाना पड़ता है और जब बैटरी फुल हो जाती है वे दोबारा से अपने दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं। उस चील को देखकर रुद्र के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। रुद्र ने उस चील को लालच भरी नजरों से देखते हुए अपने आप से कहा, मुझे ये चील चाहिए। इस बुढ़े को इस शैतानी चील की सभी खासियत के बारे में नहीं पता। इस चील की सभी खासियत को मेरे जैसा सम्राट ही इस्तेमाल कर सकता है। तभी रुद्र की नजर उस चील की आंख पर जाती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। 24 बाजी पलटना। उस चील की आंखों में देखकर रुद्र हैरान हो गया था। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। रुद्र ने अपने आप से कहा, हाँ यह वही सुनहरी आंखें हैं। इसका मतलब मास्टर राजेश ने उस सुनहरी आंख को चील की एक आंख से बदल दिया। रुद्र पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था और उसे उस शैतानी चील की एक आंख बिल्कुल सुनहरी दिखाई दे रही थी। उस सुनहरी आंख को अपने सामने देखने के बाद रुद्र ने ठान लिया था कि अब उसे वो सुनहरी आंख चाहिए, पर रुद्र ऐसे ही सभी के सामने उस सुनहरी आंख को लेने के लिए नहीं जा सकता था। अगर गलती से भी उन सभी में से किसी एक ने रुद्र के ऊपर हमला कर दिया तो रुद्र बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। यशवंत ने भी उस चील की आंख में अपनी सुनहरी आंख को देख लिया था और यशवंत भी उस चील की आंखों में अपनी सुनहरी आंखें देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। यशवंत बोला, ये कैसे हो सकता है? ऐसा होना नामुमकिन है। तूने तो उस दिन इस आंख को पूरी तरह खत्म कर दिया था। यशवंत की बात सुनकर राजेश जोर जोर से हंसने लगा था। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया, तुझे क्या लगता है मैंने उस दिन इस आंख को खत्म कर दिया था? पर मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं इतनी कीमती खजाने को खत्म कैसे कर सकता हूँ? मैंने इस आंख को अपनी चील को दे दिया था। राजेश की बात सुनकर यशवंत गुस्से में बोला, मैं तुझे आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तेरा मरना तय है। राजेश ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम सभी मुझे मारना चाहते हो इससे पहले तुम्हें इस चील को मारना होगा। और यशवंत, तुझे तो इस सुनहरी आंख के बारे में अच्छे से पता होगा, तूने इस आंख का इस्तेमाल जो किया है। इतना कहने के बाद राजेश उस चील को यशवंत की ओर हमला करने के लिए भेज देता है। राजेश ने एक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस चील को अपना पालतू बना रखा था, जिस वजह से राजेश अपने मन में उस चील से जो करने के लिए कहेगा वह चील वैसा ही करेगी। यशवंत के करीब जाते हुए उस चील ने अपने चारों तरफ लाल रंग का ओरा बाहर निकाल लिया था और बेशक ये ओरा राजेश का था। उस चील की स्पीड बहुत ज्यादा थी और पलक झपकते ही वह यशवंत के करीब पहुंच जाती है। ये चील यशवंत से टकराने ही वाली थी, तभी यशवंत अपनी तलवार को उस चील के सामने कर लेता है, जिस वजह से वह चील सीधा उस तलवार के साथ टकराई थी। तलवार के साथ टकराने की वजह से उस जगह पर धुआं धुआं हो गया था और यशवंत पीछे धकेला गया था। अगर यशवंत अपनी तलवार को आगे नहीं करता तो आज उसका मारना बिल्कुल तय था, क्योंकि उस चील की स्पीड इतनी ज्यादा थी। अगर यशवंत अपनी तलवार को सामने नहीं करता तो वह चील यशवंत के शरीर से आर पार हो जाती।
ये सब इतनी जल्दी हुआ था, ओमवीर और गौतम को कुछ समझने का भी वक्त नहीं मिला था, और जैसे ही ओमवीर और गौतम को समझ में आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वे दोनों तेजी से राजेश की ओर हमला करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने राजेश को मार दिया तो उसकी शैतानी चील कुछ नहीं कर पाएगी। पर जैसे ही राजेश को उन दोनों की भनक लगती है, वह अपने हाथ का इशारा करता है। राजेश को अपने हाथ से इशारा करते हुए देखकर गौतम ने अपने मन ही मन में कहा, अब उस चील को बुलाने से कुछ फायदा नहीं होगा, जब तक वह चील तुम्हारे पास पहुंचे हम तुम्हें मार डालेंगे। गौतम ने अपने हाथ को राजेश की गर्दन उड़ाने के लिए तैयारी ही कर लिया था, तभी वह शैतानी चील गौतम और ओमवीर की ओर अपनी सुनहरी आंख से लेजर अटैक करती है। गौतम और ओमवीर ने भी उस अटैक को देख लिया था, जिस पर रिएक्ट करते हुए वे दोनों राजेश से दूर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर यह हमला उन्हें लग गया तो उनके शरीर से पार हो जाएगा। कुछ ही सेकंड के अंदर बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही थी। जहां कुछ समय पहले गौतम, ओमवीर और यशवंत राजेश पर भारी पड़ रहे थे, वहीं अब उस शैतानी चील की वजह से राजेश उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। रुद्र को भी समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था कि वे तीनों उस शैतानी चील के सामने नहीं टिक पाएंगे, और यह एहसास होते ही रुद्र के चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। रुद्र ने अपने आप से कहा, मुझे कुछ करना होगा, ये तीनों उस चील के सामने नहीं टिक पाएंगे। इस चीज का एहसास होते ही रुद्र मास्टर राजेश को हारने के बारे में सोचने लगता है। रुद्र को उन तीनों मास्टर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो उन तीनों मास्टर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उनकी वजह से वर्मा परिवार बचा हुआ था। अगर एक बार वे तीनों मारे गए तो मास्टर राजेश वर्मा परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। कुछ सेकंड इसी बारे में सोचने के बाद रुद्र अपने इविल सोल को बाहर निकाल लेता है, और ऐसा करते ही रुद्र के साइड उड़ता हुआ लाल रंग का बच्चा आ जाता है। रुद्र ने अपने इविल सोल को चुपके से मास्टर राजेश की ओर भेजते हुए कहा, मुझे उन तीनों मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगा, वरना वम परिवार नहीं बचेगा। बस मैं दुआ कर सकता हूँ मास्टर राजेश मेरे इविल सोल को नहीं पकड़ पाए। अगर एक बार उसने मेरे इविल सोल को खत्म कर दिया तो मैं भी मारा जाऊंगा। रुद्र ने अपने इविल सोल को मास्टर राजेश के शरीर में भेजने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट रुद्र के इविल सोल का दूर से ही पता लगा सकते थे, पर इस वक्त मास्टर राजेश का पूरा ध्यान गौतम, ओमवीर और यशवंत पर था। अगर मास्टर राजेश थोड़े भी सतर्क रहे तो वे रुद्र के इविल सोल का पता लगा लेंगे। इस वक्त मास्टर राजेश रुद्र से 10 मीटर की दूरी पर उड़ रहे थे, और रुद्र अपने इविल सोल को मास्टर राजेश की नजरों से बचाता हुआ उनके पीछे लेकर जा रहा था। इधर यशवंत उस शैतानी चील के हमले से बार बार बच गया था, और वह ज्यादा घायल नहीं हुआ था। जहां वह शैतानी चीज दोबारा से राजेश के कंधे पर आकर बैठ गई थी, राजेश ने उस चील के सर को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, ये चील तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, अब मैं इसकी मदद से इन तीनों श्रेष्ठ के साथ लड़ सकता हूँ। गौतम, ओमवीर और यशवंत एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और राजेश को घूरने लगते हैं। यशवंत ने राजेश के 3 साथियों में से एक साथी को मार दिया था, जहां बचे हुए 2 साथी राजेश के साथ खड़े हो गए थे। इस वक्त गौतम, ओमवीर और यशवंत तीनों के चेहरे पर गुस्सा अलग ही देखा जा सकता था। उनकी भौहें गुस्से की वजह से चढ़ गई थी और वे तीनों किसी भी तरह राजेश को मारना चाहते थे। गौतम ने गुस्से में कहा, यह मत भूल तू भी हमारे जितना ताकतवर है, और इस वक्त हम 3 हैं और तू अकेला। इतना कहने के बाद गौतम, ओमवीर और यशवंत को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपनी सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने वाला था। गौतम अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। जहां गौतम की एनर्जी उसके पीछे एक बड़े से शेर को बनाती है, वह शेर गौतम के 4 गुना बड़ा था। जैसे ही गौतम का हमला पूरा होता है, वह उस शेर को राजेश की ओर हमला करने के लिए भेज देता है, जहां वह शेर भी हवा में दौड़ता हुआ तेजी से राजेश की ओर जाने लगता है। उस शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भी राजेश के चेहरे पर बिल्कुल भी डर के भाव नहीं थे। राजेश अपने साथियों के साथ मिलकर दोबारा से जंजीर बनाता है, जहां वे सुर्ख लाल जंजीर उस शेर को पूरी तरह जकड़ लेती है। राजेश बोला, मैं ये बात तो भूल ही गया था, तू कौशिक परिवार का सबसे ज्यादा ताकतवर श्रेष्ठ है, तुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, पर अब मेरे पास ये चील है, इस चील के होते हुए तू मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। राजेश अपनी चील को उस शेर के ऊपर हमला करने के लिए भेजना ही वाला था, तभी पीछे से रुद्र का इविल सोल राजेश के पीछे घुस जाता है और राजेश अपनी जगह पर जम जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। अचानक से कुछ ना करने की वजह से राजेश की जंजीर उस शेर के ऊपर से गायब हो गई थी, और राजेश के दोनों साथी उस शेर को अपनी जंजीरों के साथ संभाल नहीं पा रहे थे। तभी वह शेर राजेश के दोनों साथियों की जंजीर तोड़ता हुआ तेजी से राजेश की ओर आने लगता है, और बूम, वह शेर राजेश के एक हाथ से टकरा गया था, जिस वजह से राजेश का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अचानक से अपने शरीर को क्यों नहीं हिला पा रहा था। रुद्र भी नीचे से राजेश को देख रहा था। रुद्र ने अपने आप से कहा, इस लड़ाई के अंदर में भी आ गया हूं, अब इस बुढ़े का बच पाना नामुमकिन है। ये बुढ़ा उस चील के सहारे कुछ
ज्यादा ही फुदक रहा था। मैं भी देखता हूं अब इसे कौन बचाता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद अब राजेश अपने शरीर को हिला पा रहा था। रुद्र भी अपने इविल सोल के जरिए ज्यादा देर तक राजेश को नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने अपने इविल सोल को वापस बुला लिया था। अगर रुद्र का इविल सोल कुछ सेकंड और राजेश के शरीर में रहता तो राजेश को पता चल जाता उसके शरीर के अंदर कोई चीज है जो उसे शक्तिहीन बना रही थी। रुद्र दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर था और जब रुद्र 9वें स्तर को पार कर लेगा तब वह तीसरे सितारे पर पहुंचेगा। रुद्र अपने इविल सोल के जरिए दूसरे सितारे के 9वें स्तर वाले मार्शल आर्टिस्ट को ही मार सकता था। अगर वह इससे ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट को मारना चाहेगा तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर राजेश का पूरा ध्यान गौतम, ओमवीर और यशवंत पर नहीं होता तो रुद्र कभी भी राजेश के अंदर अपने इविल सोल को नहीं भेज पाता। राजेश बहुत ज्यादा हैरान था और वह अपने दूसरे हाथ से घाव पर हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था। राजेश के चेहरे पर हैरानी, घबराहट, गुस्से के एक साथ भाव देखे जा सकते थे। एक ही पल के अंदर उसने जीती हुई बाजी हार ली थी। राजेश ने अपने आप से कहा, जरूर कौशिक परिवार के पास कोई शैतानी मार्शल आर्टिस्ट है जिसने मेरे ऊपर छुपकर हमला किया है। ऐसा सिर्फ शैतानी मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। वह शैतानी मार्शल आर्टिस्ट जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। इतना सोचने के बाद राजेश ने तुरंत अपने दोनों साथियों से कहा, जल्दी यहाँ से चलो, हमें यहाँ से भागाना होगा। इतना कहने के बाद राजेश अपने दोनों साथियों के साथ तेजी से भागने लगता है। जहां राजेश को अपने साथियों के साथ भागता हुआ देखकर गौतम, ओमवीर और यशवंत उनका पीछा करने लगते हैं। रुद्र के चेहरे पर राजेश को भागता हुआ देखकर शैतानी हंसी आ जाती है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। अब वे तीनों मास्टर उसे संभाल लेंगे, पर उस चील के अंदर जो सुनहरी आंख थी मुझे वह चाहिए। उसे आंख को एक सम्राट के पास होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर ऐसी बहुत ही काम चीज है जिसे मैं पाना चाहता हूं और वह आंख भी उन्हीं में से एक है, पर मुझे पहले अपने परिवार के पास जाना होगा। विवेक कभी भी मेरे परिवार के ऊपर हमला करने के लिए आता होगा। 25 मास्टर महेश। कौशिक परिवार की ब्रांच काफी बड़ी थी और वह काफी एकड़ में फैली हुई थी। जहां रुद्र का वर्मा परिवार भी कौशिक परिवार में ही रहता था। रुद्र ने अपने इविल सोल का इस्तेमाल करके राजेश का एक हाथ कटवा दिया था, जिस वजह से राजेश घायल हो गया था। रुद्र यह बात भी जानता था वह घायल होने के कारण उस चील का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए राजेश ने उस जगह से भागना ही सही समझा जहाँ कौशिक परिवार के तीनों श्रेष्ठ राजेश का पीछा करने लगे थे। रुद्र भी राजेश का पीछा करना चाहता था, पर उसे वर्मा परिवार की रक्षा करने के लिए वापस जाना पड़ा। जैसे ही रुद्रा अंदर जाता है उसे एक घर के पीछे से लड़ने की आवाज आती है। उस जगह पर जाने के बाद रुद्र को जानवी और सार्थक दिखाई देते हैं जो सोम पर्वत के लुटेरों को मार रहे थे। उस जगह पर 150 से भी ज्यादा लुटेरे मौजूद थे जिनका सामना जानवी और सार्थक 50 से भी ज्यादा सिपाही के साथ कर रहे थे। जानवी और सार्थक ने मिलकर सभी लुटेरों को घेर लिया था, जिस वजह से कोई भी लुटेरा भाग नहीं सकता था। सभी लुटेरे बहुत ज्यादा डर गए थे। बेशक कौशिक परिवार के सभी सिपाही बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उन्होंने सभी लुटेरों को घेर भी लिया था। सभी लुटेरों को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था कि उन्हें पहले से ही पता था कि हम आज हमला करने के लिए आने वाले हैं, जिस वजह से उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी। रुद्र एक घर के पीछे छुपकर उन सभी को देख रहा था। रुद्र ने उन सभी को देखते हुए अपने आप से कहा, यहाँ पर तो ये अपना काम सही से कर रहे हैं, पर इन लुटेरों की तादाद ज्यादा है। लगता है विवेक सोम पर्वत से सभी लुटेरों को लेकर आ गया है। मुझे घर की ओर जाना चाहिए, जरूर विवेक उसी जगह पर होगा। जैसे ही रुद्र घर के बाहर पहुंचता है उसे विवेक दिखाई देता है जो 50 लुटेरों के साथ आगे खड़ा था। विवेक ने गेट पर लात मारते हुए कहा, जल्दी बाहर निकलो, मुझे तुम्हारी वह मार्शल आर्ट चाहिए वरना आज तुम सभी मरोगे। इससे पहले विवेक उस गेट को पूरी तरह तोड़ पाता तभी रुद्र विवेक के सामने आ जाता है। रुद्र के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि हमेशा की तरह हल्की मुस्कुराहट थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। रुद्र अकेला ही उन 50 लुटेरों के सामने खड़ा था और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। रुद्र बोला, बस रुक जाओ, ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू यहाँ पर आकर चिल्ला रहा है। रुद्र को देखकर विवेक बोला, तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुझे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है? मेरा नाम रुद्र है और मैं वर्मा परिवार का सलाहकार हूँ। अच्छा, तू वर्मा परिवार का सलाहकार है? अच्छा हुआ तू हमें यहीं पर मिल गया, आज मैं तुझे मारने के साथ शुरुआत करूंगा। इतना कहने के बाद विवेक अपने एक साथी को तुरंत रुद्र के पास रुद्र को मारने के लिए भेज देता है। विवेक जल्द से जल्द अपने काम को खत्म करना चाहता था और उसके पास किसी भी अरे गरे के साथ बात करने का वक्त नहीं था, पर उसे क्या पता था इस वक्त उसके सामने जो खड़ा है वह पूरे वर्मा परिवार का सबसे ताकतवर लड़का है। जैसे ही वह आदमी रुद्र के पास पहुंचता है, रुद्र अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए तेजी से उसके सर को जमीन में दे मारता है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था, उस आदमी को हमला करने का मौका भी नहीं मिला था और उसकी उसी जगह पर मौत हो गई थी।
अभी विवेक इसी बारे में सोच रहा था कि उसे वर्मा परिवार से वह मार्शल आर्ट कैसे लेनी है, तभी उसे अपना मरा हुआ आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वह हैरान और घबरा गया था। रुद्र के चारों तरफ सुर्ख लाल एनर्जी थी जो अंधेरे में थोड़ी थोड़ी काली भी दिखाई दे रही थी। विवेक रुद्रा की एनर्जी और उसके बर्ताव को देखकर ही समझ गया था कि रुद्र शैतानी मार्शल आर्टिस्ट है। शैतानी मार्शल आर्टिस्ट ही ऐसे होते हैं जो किसी को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। विवेक ने हैरानी में रुद्र से पूछा, तू कौन है? मुझे वर्मा परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पता है। वर्मा परिवार के पास इतना ताकतवर शैतानी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। रुद्र बोला, क्या तू इतनी जल्दी भूल गया? अभी तो कुछ दिनों पहले मैं तुझसे मिलने के लिए आया था, याद कर। मिस अवनी के साथ एक बूढ़ा आदमी आया था और वह तेरे चंगुल से आजाद होकर भाग गया था। रुद्र की बात सुनकर विवेक को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि उसके सामने खड़ा लड़का ही वह बूढ़ा आदमी है जो उसका बेवकूफ बनाकर अवनी और मास्टर जसवीर को भगाकर ले गया था। विवेक ने गुस्से में कहा, कमीने वे लोग कहाँ पर हैं? अरे बेवकूफ, जब मैं यहाँ पर हूँ वे लोग भी यहीं पर होंगे। क्या तेरे अंदर इतनी भी अक्ल नहीं है? इतना कहने के साथ रुद्र अपने इर्द गिर्द बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन घेर देता है और अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से रुद्र का पूरा शरीर लाल रंग की सुर्ख एनर्जी से पूरा घिर गया था। रुद्र ने जिस भी स्पिरिचुअल स्टोन को नीचे घेरा था वह एक निश्चित दूरी पर घेरा था और उन सभी स्पिरिचुअल स्टोन ने फॉर्मेशन का रूप ले लिया था जो रुद्र के चारों तरफ थी। इधर रुद्र की बात सुनकर विवेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वह रुद्र की आंखों में सभी को मारने की इच्छा साफ साफ देख सकता था। रुद्र बाकी मार्शल आर्टिस्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट किसी को मारने से पहले थोड़ा बहुत सोचता था, पर रुद्र ऐसा नहीं था। वह तुरंत बिना सोचे समझे अपने दुश्मन को खत्म कर देता था। रुद्र को देखने से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वह 18 साल का मार्शल आर्टिस्ट है। अगर देखा जाए विवेक जो सोच रहा था वह काफी हद तक सही भी था। रुद्र अपने पिछले जन्म में बहुत सारे युद्ध लड़ चुका था और वह अपने एक ही बार में हजारों मार्शल आर्टिस्ट को मार देता था, जिस वजह से उसकी मेंटल पावर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी और उसे युद्ध का बहुत ज्यादा अनुभव भी था। रुद्र हमेशा से अकेले ही लड़ाई करता था, उसके कंधे पर कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, वरना वह बहुत पहले ही अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर चुका होता। विवेक अपने हाथों में बिजली का गोला तैयार कर लेता है। सोम पर्वत के जितने भी लोग थे वे सभी बिजली का हमला करते थे, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ऐसी मार्शल आर्ट सिखाई जाती थी। इस वजह से वे लोग बिजली का हमला कर पाते थे और यह मार्शल आर्ट उनके पर्वत की सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट भी थी। विवेक ने अपने आप से कहा, मुझे जल्द से जल्द इसको खत्म करना होगा। पता नहीं क्यों पर यह मुझे मास्टर राजेश से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इतना कहने के बाद विवेक बिजली का गोला बनाने के बाद तेजी से रुद्र की ओर जाने लगता है। तुझे क्या लगता है मैं राज की तरह कमजोर हूं? मुझे कम आंकने की कोशिश मत करना। विवेक का हमला रुद्र को लगने ही वाला था, तभी रुद्र के चारों तरफ नीले रंग की हल्की सी परत बन जाती है और विवेक का हमला उस परत पर जाकर लगता है। रुद्र उसे नीले रंग की अपारदर्शी परत के अंदर था, जहां जैसे ही विवेक का हमला उस परत पर लगता है वह पीछे धकेला जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये हमला रुद्र पर नहीं बल्कि किसी दीवार पर किया हो। पीछे आने के बाद विवेक ने घबराहट और गुस्से में कहा, कमीने, तूने अपने चारों तरफ रक्षा फॉर्मेशन लगा ली, पर ये तूने कब किया? मुझे नहीं लगा था। तू भी समझदारों वाली बात कर लेता है। हाँ, ये रक्षा फॉर्मेशन है। और तूने एक और बात सही कही थी, तू सच में उस डार्क फील्ड वाले राज से बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर तू मेरे सामने कीड़े मकोड़े से कम नहीं है। मैं तुझे जब चाहूं मसल सकता हूँ। इतना कहने के तुरंत बाद रुद्र अपने एक हाथ को जमीन पर रख देता है और तभी जमीन पर पड़े स्पिरिचुअल स्टोन चमकने लगते हैं और उनके अंदर से एनर्जी निकालकर एक फिनिक्स का रूप ले लेती है जो चील की तरह दिखाई दे रही थी और उसके पंख किसी मोर की तरह बड़े बड़े थे। वह फिनिक्स एनर्जी से बनी हुई थी और उसका रंग नीला था। रुद्र उस फिनिक्स से विवेक के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी उससे पीछे से अवनी की आवाज आई जो भागते हुए रुद्र की तरफ आ रही थी। रुको रुको, उसे मत मारना, उस कमीने को मैं अपने हाथों से मारूंगी। पर रुद्र अवनी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वह अपने फिनिक्स को विवेक के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है। रुद्र ऐसा लड़का नहीं था जो किसी लड़की के कहने पर रुक जाए, पर उसने एक बार ठान लिया कि वह हमला करके रहेगा तो वो किसी पर नहीं रुकेगा। रुद्र का फिनिक्स उड़ता हुआ विवेक से टकराने के लिए जाने लगता है, पर तभी हवा में बहुत सारी जंजीर बनती है और उस फिनिक्स को चारों तरफ से जकड़ लेती है। उन लाल रंग की जंजीरों को देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मुझे लगा था इस जगह पर भी मेहरा परिवार का कोई आदमी होगा। जिस तरह सोम पर्वत के सभी लोग बिजली के हमले का इस्तेमाल करते हैं और कौशिक परिवार के लोग अपनी एनर्जी से फिनिक्स बनाकर हमला करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मेहरा परिवार की खासियत जंजीर बनाकर अपने दुश्मन को जकड़कर उन्हें मारने की है। मेहरा परिवार के अंदर जंजीर वाली मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा ताकतवर है जो किसी भी दुश्मन को जकड़ सकती है।
रुद्र की नजर सामने ही थी, तभी एक आदमी कूदता हुआ रुद्र के सामने आ जाता है, जो सभी लुटेरों के पीछे छुपा हुआ था। उस आदमी ने शाही पोशाक पहन रखी थी और उसके शरीर पर कवच लगा हुआ था। उस आदमी का नाम मास्टर महेश था, जो मेहरा परिवार के 12 श्रेष्ठ में से एक था, जो इस वक्त कौशिक परिवार की ब्रांच पर हमला करने के लिए आया था। वह मास्टर दिखने में 45 साल के आदमी की तरह दिखाई दे रहा था, जिसके हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ थी, पर रुद्र उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लग सकता था, क्योंकि वह एक मार्शल आर्टिस्ट था और उसकी उम्र 200 साल से भी पार हो सकती थी। अभी तक अवनी भी रुद्र के पास आ गई थी। अवनी ने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था उसको मैं मारूंगी, फिर तुम क्यों उसे मार रहे थे? जिस पर रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा, जो मेरे ऊपर हमला करेगा मैं उसे मारने के लिए किसी का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि उसे उसी वक्त मार डालूंगा। विवेक भी अपने सामने मेहरा परिवार के श्रेष्ठ को देखकर हैरान था। उसे नहीं पता था कि उसका पीछा करते हुए एक श्रेष्ठ आ जाएंगे। विवेक ने उस श्रेष्ठ को नमस्कार करने के बाद हिम्मत जुटाते हुए कहा, श्रेष्ठ, इसको मैं मारना चाहता हूं, कृपया आप मुझे इसको मारने की इजाजत दे। जिस पर मास्टर महेश ने कहा, जल्दी यहां से चले जाओ। मास्टर महेश की बात सुनकर विवेक ने ऊंची आवाज में कहा, मास्टर, मैं इसे मार सकता हूं, इसने मेरे भाई जैसे दोस्त को भी मारा था। इससे पहले विवेक आगे कुछ कह पाता, तभी मास्टर महेश विवेक के गाल पर चांटा जड़ देते हैं। महेश बोला, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, मुझे पता है तुम ताकतवर हो, पर यह तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। इसे मैं ही संभाल सकता हूं, तुम इसके सामने कीड़े के समान हो और ये तुम्हें मसल देगा।